पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम एक लेक्चर और आगे बढ़ रहे हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमने आपको कराया। हमने आपको आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक डिटेल में समझाया। फिर हमने आपको रीजनलिज्म का कंसेप्ट अच्छे से समझाया, रीजनलिज्म पार्ट ए पार्ट बी के तहत। उसके तहत हमने आपको ये बताया था कि देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट, कल्चरल स्टेट, इस तरह के कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आए। बाद में हमने देखा एथनिसिटी पर बेस्ड काफ़ी स्टेट्स कार्व आउट हुए और फिर इकोनॉमी एक मेन आस्पेक्ट हो गया जिसके बेसिस पर स्टेट्स बने। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ हमने ये कंसेप्चुअल लेक्चर डिलीवर किया है वहीं हम एक लेवल पर एक फैक्चुअल आस्पेक्ट पर भी लेक्चर दे देंगे जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाए पूरी आज दिन तक की। उसी के तहत आज हम ये लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर नंबर 67 ये होगा। टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। कैसे हुआ ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये मैंने एक नहीं सैकड़ों ही बार कराया, बहुत डिटेल में कराया। इनफैक्ट मूवमेंट्स बताई इन लेक्चर के पहले वाले शुरुआत के इसी लेक्चर सीरीज़ में शुरुआत के लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब इस चैप्टर की मर्यादा के तहत आपको बताते हैं। देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे तो दो तरह के पॉलिटिकल यूनिट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। पहले पॉलिटिकल यूनिट वो होता था जिसको हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कह करके पुकारते थे। वो डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते थे, यानी कि वो डायरेक्टली क्राउन के रूल के अंडर होते थे। और दूसरे पॉलिटिकल यूनिट्स वो हुआ करते थे जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। वो डायरेक्टली तो नेटिव प्रिंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही होते थे। नेटिव प्रिंसेस मतलब भारत के जो राजा हुआ करते थे, लेकिन जो पैरामाउंट पावर थी वो ब्रिटिशर से, ब्रिटिश क्राउन पैरामाउंट पावर था तो वो पैरामाउंट सी के कंसेप्ट के अंदर फॉल करते थे। ऑटोनॉमस हुआ करते थे, अपने इंटरनल मैटर में उनको ऑटोनॉमी मिली हुई थी, बट वह सॉवरेन नहीं थे। सॉवरेनिटी लाई करती थी ब्रिटिश क्राउन के पास। ये एक दो तरह के डिवीजन थे। तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश इंडियन रीजन्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स। भारत जब आज़ाद होना था तो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया उसके तहत यही प्रावधान रखा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो वो इंडिया के साथ चले जाएं, क्योंकि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें 1947 की तो वो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन कार्व आउट करता है। एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन डोमिनियन ऑफ इंडिया हुआ, एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जाना गया। तो उस एक्ट में फिर प्रिंसली स्टेट्स के लिए यही प्रावधान था कि या तो वो डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ चला जाए, या फिर वो प्रिंसली स्टेट्स डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहे। ऑलमोस्ट 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी, जिनमें से 549 तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भारत के डोमिनियन के साथ आने को तैयार हुए, चले गए। उनका प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर दिया गया इंडिया के साथ। लेकिन जो तीन रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद की रियासत है, जूनागढ़ की रियासत है और कश्मीर की रियासत थी, ये नहीं आए थे। तो इनको फिर जोड़ा गया। हैदराबाद की रियासत को पुलिस एक्शन के तहत जोड़ा गया, जूनागढ़ की रियासत को रेफरेंडम के तहत जोड़ा गया और कश्मीर की रियासत को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जोड़ा गया भारत के साथ। ये जोड़ने का काम संपन्न हुआ और भारत आगे बढ़ा। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स था इंडिया के साथ, ये एक तरह का बहुत ही एडहॉक प्रोविज़न था, टेम्प्रेरी प्रोविज़न था, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। इसलिए अगर आप देखें तो भारत की आज़ादी के बाद ही स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करने की मूवमेंट शुरू हुई। मैंने बताया 1940 के दौर में ही तमिल रीजन से मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, तमिल भाषा के आधार पर। तो ब्रिटिशर्स ने भी अब तक इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में ही कार्व आउट करके रखा था। उसने कल्चरल होमोजेनिटी को, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन भारत में ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। इन्हीं मूवमेंट्स को तवज्जो देते हुए जो मूवमेंट्स ये डिमांड कर रही थी कि लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर, लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो उस समय में आप राज्य तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी ब्रिटिश क्राउन एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप उन्हें प्रोविंसेस के नाम से पुकारते हैं। तो उस समय में क्योंकि इंडिया अभी भी डोमिनियन है, 26 जनवरी 1950 से ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा और इंडिया एक रिपब्लिक के तौर पर एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको बताया। तो अब उस समय में क्या किया गया कि जिस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट कर रही है, जून 1948 में, ध्यान से समझिए, जून 1948 में एस के धार कमीशन का गठन हुआ।
एसके धार कमीशन का गठन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बात याद रखनी है, ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और उन्हें इस क्वेश्चन को इंक्वायर करने के लिए कहा कि देखिए इसकी रीजनिंग बनती है, ये रीज़नेबल है क्या क्वेश्चन की लिंग्विस्टिक लाइंस पर इंडियन प्रोविंसेस को दोबारा से हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। एसके धार कमीशन ने इस क्वेश्चन के ऊपर जब इसकी रीजनिंग को फाइंड आउट किया तो उन्होंने रिपोर्ट ये सबमिट की कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट्स नहीं कन्वर्ट करने चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कंसिडर करना चाहिए, यानी कि हमें जो प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन करना है ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे करना चाहिए। तो याद रहना चाहिए कि एसके धार यानी कि धार कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस को नो कहा, डिनाई किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को कंसिडर करने की बात की। आई बात समझ में? अब जून 1948 में ये बनाया गया था 1940 लिख दिया, जून 1948 में ये बना, दिसंबर 1948 में इनकी रिकमेंडेशंस आ गई थी जिसमें डिनाई कर दिया गया। एजिटेशंस बहुत फास्ट हो गए, एजिटेशंस ज़बरदस्त हुए कि ये गलत बात कह दी है धार कमीशन ने, ऐसा नहीं हो सकता। उन एजिटेशंस को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसके धार कमीशन गठन किया था, अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक कमेटी गठित की कि हम जांच करा के देख लेते हैं कि इसमें कितनी फिजिबिलिटी नज़र आती है कि लैंग्वेज बेसिस पर ये करना है। तो वो कमेटी का नाम है JVP कमेटी, JVP कमेटी। ओके, बात आई समझ? जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया। तो JVP कमेटी का गठन किया दिसंबर 1948 में। इस कमेटी को भी ये देखना था कि लैंग्वेज एक बेसिस हो सकती है क्या प्रोविंसेस के रीऑर्गेनाइजेशन का। कमेटी थी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, इसका कोई चेयरमैन या कन्वीनर नहीं था, तीनों मेंबर मिलके एक साथ सेम स्टेटस था तीनों का, तीनों काम कर रहे थे। अप्रैल 1949 में ये कब बनी है? दिसंबर 1948 को। और इनकी रिपोर्ट कब सबमिट हो जाती है? अप्रैल 1949 को। तो अप्रैल 1949 को इस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कांग्रेस पार्टी को कि लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए, स्टेट्स को प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज करने का हम मना करते हैं। तो इन्होंने फॉर्मली लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस होने से मना कर दिया। क्वेश्चन आएगा, धार कमीशन ने लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस माना? नहीं। क्या JVP कमेटी ने, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी ने लैंग्वेज को एक बेसिस माना? नहीं। लेकिन इसके बाद ये 1949 में हुआ अप्रैल में, एजिटेशंस कंट्रोल नहीं हुए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजिटेशंस चलते रहे और अल्टीमेटली 1943 में क्या हो रहा था आप जानते थे कि जो मद्रास स्टेट है उसमें से तेलुगु भाषा के रीजन को अलग करने की मांग बहुत तेज़ी से चल पड़ी थी। और पोट्टी श्री रामलू, मैं इनके बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ, 56 दिनों का इन्होंने फास्ट अनटू डेथ का संकल्प ले लिया, आमरण अनशन कर लिया। 56वें दिन जब इनका निधन हो गया अनशन करते हुए, तो उस दौरान फिर एजिटेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और गवर्नमेंट को इस चीज़ को कंसिडर फिर करना पड़ा। तो पहला भारत का लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट कार्व आउट हुआ वो 1953 अक्टूबर, आंध्रा स्टेट। तो आंध्रा स्टेट 1953 अक्टूबर में लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना। पोट्टी श्री रामलू एक महत्वपूर्ण शख्सियत के तौर पर जाने गए। लेकिन जब आंध्र स्टेट अब कार्व आउट हो गया है तो मांग तीव्र हो गई। भाषा के आधार पर बाकी रीजन ने भी कहा कि हमें अपना अपना एक स्टेट चाहिए। अब मैंने प्रोविंसेस से वर्ड स्टेट बदल दिया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, भारत एक गणराज्य के तौर पर स्थापित हो गया और भारत कोई डोमिनियन नहीं रहा, ब्रिटिश क्राउन यहाँ से ख़त्म हो गया, भारतीय सिक्कों पर ब्रिटिश क्राउन या क्वीन की भी इमेजेस छपनी बंद हो गई। तो अब ये प्रोविंसेस नहीं होंगी, ये स्टेट होंगे। प्रोविंसेस एग्जिस्ट करती हैं जहाँ प्रांत वहाँ होते हैं जहाँ राज शासन होता है, जहाँ क्राउन होते हैं, क्वीन मतलब राजघराने, मोनार्की होती है, वहाँ प्रांत होते हैं। जैसे आज भी कनाडा में प्रोविंसेस हैं क्योंकि उन्होंने एक लेवल पर इनडायरेक्टली ही सही उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया हुआ है, तो वहाँ आज भी प्रोविंसेस हैं। लेकिन इंडिया में स्टेट कंसेप्ट अपनाया प्रोविंसेस की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्किकल नहीं है, वो रिपब्लिकन है। वो रिपब्लिकन इन द सेंस कि वो जनता के द्वारा चुना हुआ है। तो यहाँ पे प्रांत नहीं हो सकते, यहाँ पे राज्य ही हो सकते हैं। प्रांत शासन में, राज शासन में होते हैं, गणतंत्र में नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो ये बदला गया। इसकी ये कहानी अभी क्यों बताई मैं बता दूंगा अभी थोड़े समय में ही।
तो कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1950 को तो देश में गणतंत्र स्थापित हो गया था, रिपब्लिक डे आप मनाते हैं। तो 1953 अक्टूबर को आंध्रा स्टेट बनाया गया। मांग और तीव्र हो गई इसके बाद, तो फिर अब सरकार ने दिसंबर 1953 को क्या बनाया है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया है। चेयरमैन कौन है, फजल अली, इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। और 2 मेंबर और हैं, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। KM पनिक्कर और HN कुंजरू। तो HN कुंजरू, KM पनिक्कर इसके मेंबर थे। चेयरमैन थे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। ये बेसिकली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। इसको कहा कि आप जांचिए कि देश में किस बेसिस पर स्टेट्स का पॉलिटिकल रीड्राइंग ऑफ द इंडियन मैप कैसे करना चाहिए, क्या बेसिस होना चाहिए। तो अब याद रखिए एकदम गांठ बांध के, फजल अली कमीशन ने यानी कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ब्रॉडर सेंस में टिपिकली या पर्टिकुलरली नहीं, ब्रॉडर सेंस में लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। तो ब्रॉडर सेंस में लिंग्विस्टिक स्टेट्स इस्टेब्लिश करने की बात को माना। लेकिन एक बात याद रखें, स्ट्रिक्टली मना किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा। ब्रॉडर सेंस में लैंग्वेज को, कल्चरल होमोजेनिटी को हम स्टेट का बेसिस मानेंगे, लेकिन उसमें और लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं उस स्टेट में, ज़रूरी नहीं है। जैसे पंजाब में हिंदी स्पीकिंग पीपल भी हो सकते हैं। अब वो अपना थोड़ा सा एक कम्युनिटी बना के कहें कि अब हमें भी एक स्टेट बना दीजिए, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सर्वोपरि क्या रखा, फजल अली कमीशन ने कहा कि सुप्रेमेसी ऑलवेज हम अकॉर्ड करेंगे, और प्राइमरी कंसर्न विल ऑलवेज रिमेन यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सो यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। इतनी प्लूरलिस्ट कंट्री में आप 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के कंसेप्ट को अकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेजेस आर मैनी। ऐसे में ये तो कंट्री डिवाइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस कमीशन ने भी भारत की एकता को प्रबलता दी, लेकिन वो एकता बनी रहे उसके लिए मेजॉरली हमें स्टेट्स को सेटल करना ज़रूरी है, और स्टेट्स में लोगों के एस्पिरेशंस को सेटल करना ज़रूरी है। एस्पिरेशंस काफ़ी हद तक कल्चरल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अकॉर्ड किया, रिकॉग्नाइज़ किया इस बात को कि ठीक है, ब्रॉड सेंस में लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाते हैं। ये भी अखंडता एकता के ही हित में बात है, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं देंगे, ये भी एकता के, सिक्योरिटी के हित में ही बात है। दोनों सेंस लैंग्विस्टिक स्टेट माने, क्योंकि आप अगर इंडिया में रह कर के अपनी कल्चरल ग्रोथ को देख पा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, तभी आप इंडिया में रहना भी चाहेंगे। वरना इतनी प्लूरलिस्ट सोसाइटी में आप रहना भी नहीं चाहेंगे अगर आपको एक ही अथॉरिटी से, एक ही इलेक्टेड सिस्टम के द्वारा सब रूल किया जा रहा है, जिसमें कि नेचुरल प्रोसेस है कि पॉपुलर वोटिंग के कंसेप्ट में पर्टिकुलर किसी एक मेजॉरिटी रिलीजन की कम्युनिटी के लोग चुन करके वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में आपकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कस्टम, कल्चर, मैनर है, वो भी बचा रहना चाहिए, तभी आप उस देश का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इसके लिए इंटीग्रिटी और यूनिटी इंडिया की मेंटेनेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उन्हें एक स्पेस दे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बने, और कांग्रेस की पुरानी मांग भी थी नागपुर सेशन के दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय से ही, 1920s के दौर से ही, और कांग्रेस ही इस समय मेजॉरिटी में थी, और कांग्रेस की ही देश में सरकार थी इस समय में 1952 के इलेक्शंस के बाद से। तो कांग्रेस को अपना ये वायदा निभाना भी था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पुराना वायदा था, तो मांग उनसे हो रही थी। तो लैंग्वेज बेसिस पे थी, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का ही ये भी दावा था कि हम कभी कंट्री की यूनिटी को भंग नहीं होने देंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, और यूनिटी है तो डाइवर्सिटी है, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हैं कि लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स बनाएंगे, लेकिन ये डाइवर्सिटी तभी हो सकती है अगर यूनिटी होगी। तो यूनिटी प्राइमरी है, और यूनिटी यहाँ से प्रमाणित हो रही थी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं मिलेगा, याद रखना। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट अपनाया गया। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि सिर्फ ये ही नहीं है कि लैंग्वेज है, हमें बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो कुल 4 फैक्टर यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ही ये निकल करके आ रहा है कि यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक फैक्टर है। जब भी फजल अली कमीशन ने कहा, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि जब भी राज्य बनेंगे इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को ध्यान में रखना है, कंट्री को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंसेप्ट ये कहा गया कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। देखिए, लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक्सक्लूसिवनेस को फोकस नहीं किया,
लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को फोकस किया है कि एक होमोजेनियस सा सिस्टम नज़र आ रहा है, ठीक है, जैसे पंजाब पंजाबी, एक होमोजेनिटी कल्चर नज़र आ रहा है, बट एक्सक्लूसिवनेस नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी होता है। ओके, तो ऐसे उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उर्दू भी बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी ही बोली जा रही है। तो इस तरह से ये कहा गया कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंस, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस कंसिडर होंगी। तो फाइनेंस, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को कंसिडर किया गया। एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स नहीं बने हमारे, यूनिटी एंड सिक्योरिटी पे फोकस हुआ है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को तरजीह दी गई है, लेकिन फाइनेंस, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी तरजीह। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इतना इरेशनल स्टेट नहीं बन जाएगा जो जस्टिफाई नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कि प्रशासन ही नहीं संभल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर या फिर फाइनेंस या इकोनॉमी के बेसिस पे वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि इतना छोटा हो गया कि इकोनॉमी फाइनेंस सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल है, या इतना बड़ा कर दिया या एक दिशा में इतना बढ़ा दिया कि रिसोर्सेज ही नहीं है उसके पास कोई भी, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज़ द पर्पस टू कार्व आउट द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? इट वॉज द रीजनिंग गिवन बाय द प्रोपाउंडर और द सपोर्टर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट कि इससे वेलफेयर ऑफ द पीपल ज़्यादा बेटर वे में होगा। हम कल्चरली लिंग्विस्टिकली होमोजेनियस स्टेट कार्व आउट करेंगे, गवर्नमेंट वहाँ पर आती है उन लोगों के द्वारा चुनी हुई, दे विल हैव मोर एफिनिटी टूवर्ड्स द पीपल ऑफ देयर पर्टिकुलर कम्युनिटी और होमोजेनियस कल्चर लैंग्वेज। तो यही था ना मेन एस्पेक्ट। तो फजल अली कमीशन ने कहा कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द नेशन एज अ होल भी हमेशा कंसिडर किया जाएगा। अगर आप लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे जा रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि जो यूनिट कार्व आउट होने वाला नया, उससे वेलफेयर अश्योर नहीं हो रहा। देखिए, आप लिंग्विस्टिक स्टेट कार्व आउट कर रहे हैं, रिसोर्सेज फॉल नहीं कर रहे उस स्टेट के पास, किसी तरह से उसका साइज़ सेटल नहीं है कि वो खुद की एक लेजिस्लेचर मैनेज कर पाए, या बहुत ओवर साइज्ड हो रहा है कि वो अपने रीजन ही मैनेज नहीं कर पा रहा, ओवर साइज रीजन मैनेज नहीं कर पा रहा, छोटा इतना लेजिस्लेचर मैनेज नहीं कर पा रहा प्रॉपर, और लेकिन आप आधार दिए जा रहे हैं कि लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है, बना दो। नहीं, वेलफेयर के लिए कहा था ना, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी अश्योर होना जरूरी है। और फिर वेलफेयर में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे राज्य के लोगों का वेलफेयर, राज्य के लोगों का वेलफेयर साथ ही खड़ा है देश के वेलफेयर के साथ, वेलफेयर ऑफ द नेशन भी देखना है। हर राज्य के वेलफेयर में देश का वेलफेयर है, क्योंकि इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, तो राज्यों का ही वेलफेयर हो रहा है लेकिन भारत का वेलफेयर नहीं हो रहा, भारत का अहित हो रहा है, तो ये भी नहीं। सो 4 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट: यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन, and the second one is the linguistic and cultural homogeneity, third one is the finance, economy and administrative efficiency को consider किया गया, and the fourth one is the welfare of the people of the state and the country as a whole, the nation as a whole। इन 4 चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करके फजल अली कमीशन ने ये रिपोर्ट अपनी सितंबर 1955 में सबमिट कर दी। दिसंबर 1953 में बनाया गया था, सितंबर 1955 में ये आ जाता है। डन है जी। और फिर इसी के तहत जब सितंबर 1955 में आ जाता है तो फिर इसी के तहत क्या होगा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आपका एग्जिस्टेंस में आएगा। ओके, किसी तरह की कोई समस्या को परेशानी? और स्टेट्स यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1976 कह दिया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, साथ में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाना ही पड़ना था। ये अमेंडमेंट एक्ट लाना ही पड़ना था क्योंकि हमें परिवर्तन करना है अब, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को देश रिपब्लिक हो रहा था, गणराज्य, उस समय में कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट्स कैसे था मैंने आपको बताया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट बना करके 29 यूनिट उसमें डाल दिए थे। पार्ट ए में मैंने बताया था 9 पॉलिटिकल यूनिट्स, 9 स्टेट्स वो हैं जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्टली आते थे। पार्ट बी में मैंने बताया कि वो 9 स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनमें लेजिस्लेचर थी। पार्ट सी में मैंने बताया कि वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी और वो प्रिंसली स्टेट्स जिनमें लेजिस्लेचर नहीं थी, उसमें टोटल 10 थे। तो ये हो गए 28, 9 9 18 और 10 28, और एक हमने बताया कि एक डिस्टिंक्ट यूनिट रखा, दैट इज़ अंडमान निकोबार। ओके, तो अब इसमें मैंने बताया कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो रखी गई थी पार्ट सी में, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एक तरह से हुई पार्ट सी में। तो अब अल्टीमेटली जब हमने फजल अली कमीशन लेकर के आए हैं तो फजल अली कमीशन क्या रिकमेंडेशन कर रहा है, इसको भी समझना जरूरी है, ध्यान से समझिए।
जब हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी देखा तो टोटल हमें कितनी बॉडीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं? कितनी बॉडी नज़र आ रही हैं बेटा? पार्ट ए, पार्ट बी हमें नज़र आ रही हैं 29 बॉडी, लेकिन अभी तक यहाँ पर वर्ड यूनियन टेरिटरी नज़र नहीं आ रहा है। ओके, फजल अली कमीशन ने क्या रिकमेंड किया होगा? फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि इनको ख़त्म करिए, इस पार्ट डिवीज़न को ख़त्म करिए। 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़, अभी भी यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज़ नहीं हुआ। 16 स्टेट्स लेकर के आइए, 16 राज्य, और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़ लेकर के आइए। तो ये कैसे लेकर के आए जाएंगे? पार्ट ए और पार्ट बी को इंटीग्रेट कर दीजिए, पार्ट सी से डन अवे हो जाइए, उसको ख़त्म ही कर दीजिए। पार्ट ए पार्ट बी को इंटीग्रेट कर दीजिए, पार्ट सी को ख़त्म कर दीजिए। पार्ट डी में जो एक स्टेट है, एक रीजन है, उसको भी उधर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आप 16 राज्य और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़ लेकर के आइए। फिर बाद में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाना पड़ेगा 1956 का, क्योंकि हमें शेड्यूल 1 में परिवर्तन करने हैं। आई बात समझ में? शेड्यूल 4 में हमें परिवर्तन करना है, ये सारी चीज़ों में हमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि उनमें हमें नए स्टेट्स, नई टेरिटरीज़, उनका नया एरिया सब मेंशन करना है। सो वी नीड टू डू अमेंडमेंट्स करके ही हम नया रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे ना, नई चीज़ें डालेंगे। किसी शेड्यूल में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा चीज़ें को फेरबदल करने के लिए। तो फिर क्या माना? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वाया आपको क्या मिल रहा है फाइनली? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वाया 1 नवंबर 1956 को देश को क्या मिला? 14 राज्य हुए। फजल अली कमीशन की रिपोर्ट को माना थोड़े बहुत बदलाव के साथ, 14 राज्य हुए और 6, ध्यान से सुनिए, 6 यूनियन टेरिटरीज हुई। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी वर्ड नहीं यूज़ कर रहा मैं। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज़ हो रहा है। तो आपने सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी सिस्टम ख़त्म कर दिया, वो चीफ कमिश्नर सिस्टम पार्ट सी वाला वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। पार्ट ए पार्ट बी वालियों को मिला दिया आपस में। आई बात समझ में? पार्ट सी को कैसे ख़त्म कर दिया आपने? पार्ट सी में जो कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वो अब यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एडजेसेंट स्टेट्स, जो अब पार्ट ए पार्ट बी के इंटीग्रेशन से नए स्टेट्स आएंगे, इनके साथ एडजेसेंट स्टेट्स के साथ पार्ट सी के कुछ प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है? और जो पार्ट डी में पड़ी हुई अंडमान निकोबार था उसको भी यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में डाल देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये डिवीजन निकल करके आई। कितने राज्य थे? 29। पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी। पार्ट ए बी को जोड़ा, कुछ राज्य बने। पार्ट सी के राज्यों का क्या किया? कुछ को यूनियन टेरिटरी रख दिया, क्योंकि वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी तो एक तरह से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थी, उनको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया। कुछ जो अभी प्रिंसली स्टेट्स थे पार्ट सी की कैटेगरी में, उनको एडजेसेंट स्टेट के साथ मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। और पार्ट डी से एक अंडमान निकोबार भी ला करके यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में डाल दिया। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आ गए। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आए 1 नवंबर 1956 को। कितने स्टेट्स आए? 14 राज्य आए और 6 यूनियन टेरिटरीज आई। ठीक है? और फजल अली कमीशन ने कितने बोला था? 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। लेकिन हमने उसके थोड़ा आगे जाकर के 14 राज्य दिए और 6 वो दिए। अब ये जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, ये वहीं पर रुकी तो नहीं रही, इनमें परिवर्तन आते रहे आगे आगे। अब आपको आगे आगे चीज़ें क्लियर हो, मैं एक बार में, क्योंकि आपके पास बुक है और यहाँ पर इस चीज़ को उस वे में लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैं आपको एक बार ये बता दूं कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बनी। 6 सुनिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीवी, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, लक्कादीवी, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स, जिसको बाद में जाकर के हम लक्षद्वीप कहेंगे, ये 1973 के अराउंड होगा, एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा। आई बात समझ में? ये 6 क्लियर हो गए हमें। मणिपुर, त्रिपुरा, इसे मैं बाद में जाके स्टेट बनाऊंगा। लक्कादीवी, मिनिकॉय और लक्षद्वीपी, इसका नाम बदलेगा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार है ही है, आज दिन तक एग्जिस्ट कर रहा है। दिल्ली है, इसका नाम बदलेगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, उसका नाम बदल जाएगा। और है हिमाचल प्रदेश, जो बाद में जाके स्टेट्स बन जाएगा। और आज की डेट में आपके पास जो यूनियन टेरिटरी हैं वो तो अभी हम कर ही लेंगे। और उस समय में जो तो 14 स्टेट थे उनका भी एक बार नाम सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश आज भी है, आसाम आज भी है, नाम बदल गया आसाम। बिहार आज भी है, बॉम्बे आज नहीं है, महाराष्ट्र और गुजरात हो गया। जम्मू एंड कश्मीर आज यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में है, उसमें से एक यूनियन टेरिटरी अलग हो गई, लद्दाख। केरला आज भी है, मध्य प्रदेश आज भी है, मद्रास आज नहीं है, उसमें से क्षेत्र निकले, तमिलनाडु हो गया।
नाम बदला तमिलनाडु हो गया। मैसूर आज नहीं है, नाम बदला कर्नाटका हो गया। उड़ीसा